तो रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास में। और रेस्पिरेशन में अभी तक जो हमको सीखने को मिला उसमें ये मालूम चला कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है और एनर्जी निकाली जाती है इनसाइड द सेल। सेल के अंदर ये पूरा काम होता है। रेस्पिरेशन की लोकेशन जब भी आपसे पूछी जाएगी, आप बोलना रेस्पिरेशन हर एक लिविंग सेल के अंदर होता है। और रेस्पिरेशन में एक्चुअल में जो फूड होता है, जो मोस्ट ऑफ लिविंग होते हैं उनका जो फूड होता है वो ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज पहले टूटता है साइटोप्लाज्म में। जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है वहाँ ये सबसे पहले टूटता है और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का दो टुकड़े बनाता है पाइरूवेट के। पाइरूवेट के 2 टुकड़े बनाता है। फिर आगे मैंने बताया कि जब पाइरूवेट बन जाएगा साइटोप्लाज्म में तो आगे जो कुछ भी टूटेगा वो डिपेंड करता है सेल कैसी है। अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल है तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं। अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो फर्दर जो ब्रेक डाउन होगा फूड का, इस पाइरूवेट का जो अभी ये टूटेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट जब टूटेगा तो इस बात पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि उस वक्त सेल के पास ऑक्सीजन कितना है। अगर वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है तो फिर ये पाइरूवेट टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा और बहुत सारी एनर्जी यहाँ निकलेगी। मैक्सिमम एनर्जी जितनी निकल सकती है ग्लूकोज से उतनी हाईएस्ट एनर्जी यहाँ पे निकल के आएगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम बोलते एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन नाम दिया था। लेकिन सपोज सेल के पास ऑक्सीजन की कमी है, लेक ऑफ ऑक्सीजन है, लेक ऑफ ऑक्सीजन है, तो फिर ये लैक्टिक एसिड बनाता है। ये क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। और एनर्जी तो निकलती है पर इतनी नहीं निकलती जितनी यहां निकल रही थी। थोड़ी सी निकलती है लेकिन सबसे ज्यादा तो यहां निकलती है। और तीसरी सिचुएशन जब बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ O2 की अगर हम बात करते हैं तो फिर बनता है इथेनॉल या एथिल अल्कोहल। यहां पर भी एनर्जी तो निकलेगी लेकिन सबसे कम एनर्जी निकलेगी। निकलेगी तो सही क्योंकि टूट रहा है, थोड़ा बहुत धुआं तो निकलेगा। कोई भी चीज को जलाएंगे बिना ऑक्सीजन के तो थोड़ा थोड़ा जलेगा लेकिन पूरी तरह से नहीं जलेगा, इसलिए कम एनर्जी निकलेगी। हाँ, तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका था। अब इस कंसेप्ट को समझने के बाद ये हमको मालूम चल गया कि अगर किसी भी लिविंग को एनर्जी चाहिए तो इतना हमारा कंफर्मेशन हुआ कि अगर लिविंग को एनर्जी चाहिए तो उस लिविंग की सेल के पास ऑक्सीजन होना ये बहुत फायदेमंद वाली बात है। ऑक्सीजन होगा तो आराम से एनर्जी निकलेगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की, ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो हर एक लिविंग सेल ये कोशिश करती है कि उस सेल के पास लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे। लगातार हर सेल चाहती है कि उसके पास भी ऑक्सीजन रहे, तभी तो वो आराम से एनर्जी निकालेगी और तभी तो अपना काम कर पाएगी। क्योंकि काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए फूड को तोड़ना ही पड़ेगा। और तोड़ने के लिए सबसे बढ़िया कंडीशन होती है जब सेल के पास ऑक्सीजन होती है। तो ईच एंड एवरी लिविंग सेल विल ट्राई टू गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग। उसके आसपास जहां भी सेल उसे मिलेगी, जहां भी ऑक्सीजन उसे मिलेगी, वो सेल उस ऑक्सीजन को लेने की कोशिश करेगी।
ठीक है, हर एक लिविंग सेल को ऑक्सीजन चाहिए। कुछ लिविंग ऐसे भी होते हैं जिनको ऑक्सीजन पसंद नहीं है, वो कभी नहीं चाहते कि उनके पास ऑक्सीजन आए। एक्चुअली वो हमेशा ही अनएरोबिक रेस्पिरेशन करना चाहते हैं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन, वो कुछ बैक्टीरिया हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल हैं जो ऐसा चाहती हैं, और उन बैक्टीरिया को हम अनएरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट हमको ज़्यादा नहीं समझना, हमको तो वो समझना है कि आखिर एक नॉर्मल सेल अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे बना के रख सकती है। अब देखिए, रेस्पिरेशन तो प्लांट को भी करना है। रेस्पिरेशन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटा सा है उसको भी करना है, और रेस्पिरेशन तो एक बड़े से बड़े एनिमल को भी करना होता है। सबकी हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। Each cell required oxygen for respiration to get energy from food. ठीक है, इनको छोड़ो, ऐसे भी कुछ हैं, ये थोड़ा नेगेटिव टाइप के हैं, इनको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हमको तो यहां देखना है कि आखिर इनकी हर सेल को ऑक्सीजन कैसे मिलती है। चलिए पहले प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। प्लांट की लिविंग सेल को ऑक्सीजन कैसे मिलती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट बना देते हैं। ये मान लीजिए एक छोटा सा प्लांट है और ये इसकी रूट्स हैं। हाँ, मैं अब ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, बस इतनी सी समझ लीजिए, ये रूट्स हैं। यहाँ पे एक ब्रांच है और ब्रांच में ये एक लीफ है और इस लीफ में भी सेल है। ये ब्रांच आगे जा रही है। ठीक है, अब प्लांट को अगर ये बहुत बड़ा पेड़ है तो इसमें लिविंग सेल कहाँ है, पहले तो वो देखो। तो जो ये सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस, ये लीफ में तो सभी लिविंग सेल है। देखिए यहाँ पे तो सभी सेल लिविंग 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 सब कुछ लिविंग सेल है। पतली पतली डालियों में हर सेल लिविंग है। लेकिन ये जो बीच का पार्ट है, इसमें ये जो अंदर है, ये वाला पार्ट बहुत सॉलिड और ड्राई है, डेड सेल से बना है। हमने क्लास 9th में स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पढ़ा था जो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। ये पार्ट डेड सेल से बना है, ये तो मरी हुई सेल है, केवल मजबूती के लिए मौजूद हैं। लिविंग सेल तो केवल ये सरफेस में जो है यहां पर लिविंग सेल है, बस केवल, ज्यादा नहीं है, यहां पे है। इन रूट के अंदर भी लिविंग सेल है और इन सभी सेल को चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि सभी सेल को फ्लोएम फूड तो पहुंचा देगा। फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम हर एक लिविंग सेल को फूड तो डिलीवर कर देगा, लेकिन ऑक्सीजन डिलीवर नहीं करेगा। ऑक्सीजन तो हर सेल को अपनी खुद लेनी है, सराउंडिंग से, सराउंडिंग से ही ऑक्सीजन लेना है। सपोज ये पार्ट सॉइल के अंदर दबा हुआ है, सॉइल के अंदर है, यहां आपके पास सॉइल के पार्टिकल्स हैं। ये सॉइल 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 एकदम सॉलिड थोड़ी है, सीमेंटेड थोड़ी है, यहां तो पार्टिकल्स हैं। और हमको पता है पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है, कुछ ना कुछ गैप है। ये देखिए इस तरह से, यहां इन गैप से सॉइल में हवा आती है और इस हवा को ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर जाती है। देखिए यहां ऑक्सीजन है हाई प्रेशर, यहां ऑक्सीजन है लो प्रेशर। क्या होगा, ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। हाँ, डिफ्यूज। क्लास 9th में टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, अब मैंने आपको पढ़ाया भी था, नहीं पढ़ाया तो फिर से आप देख सकते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो जब किसी सेल के पास कोई चीज कम होती है और बाहर कोई चीज ज्यादा है तो ऑटोमेटिक सेल के अंदर वो डिफ्यूज होके आ जाएगी। तो अगर इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में अगर एयर नहीं होती तो आप सोचिए इन रूट सेल को ऑक्सीजन कैसे मिलती, नहीं मिलती ना।
अगर आप इसको सीमेंटेड कर दीजिए, एकदम पैक कर दीजिए, एकदम पूरा इसको पैक कर दीजिए, तो फिर ये रूट की सेल मर जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि ये इनको एनर्जी नहीं मिल पाएगी और पूरा पेड़ आपका सूख जाएगा। तो बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स द एयर सप्लाई मस्ट बी गोइंग ऑन, लगातार हवा अंदर आते रहना चाहिए। इसीलिए किसान क्या करता है, अपनी फसल की जड़ों के आसपास मिट्टी को लगातार निराई गुड़ाई करता है, उसको लूज बनाता है, ताकि वहां से हवा आराम से पेड़ों की जड़ों तक पहुंच जाए। पेड़ को उखाड़ना भी नहीं है कि लो 2 मिनट के लिए तुम हवा में सांस ले लो और मैं तुमको दोबारा गाड़ दूंगा, ऐसा भी नहीं करना है। सपोर्ट भी मिलना है। इन पे पतले पतले रूट हेयर्स होते हैं, वो रूट हेयर टूट जाएंगे अगर आपने पेड़ को उखाड़ के हवा लगा दी तो ऐसी गलती मत करना। हाँ, ऊपर की सॉइल को लगातार लूज करते रहना जरूरी है, ताकि हवा कहाँ है, वो तो एटमॉस्फेयर में है, तभी तो वो अंदर आएगी। बिटवीन द सॉइल पार्ट, जो भी खाली जगह है वहां हवा अपने आप चली जाती है, इतना हमको पता है। हाँ, वही हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, ऑटोमेटिक काम। अब देखते हैं इस स्टेम की सेल को कैसे मिलेगी। देखिए यहां से इस सेल को सीधा डिफ्यूजन से खुद लेनी पड़ेगी ऑक्सीजन, कोई देने नहीं आएगा किसी भी सेल को। डायरेक्ट वो जो लिविंग सेल है वो सीधा सरफेस पर है। हाँ, थोड़ा बहुत यहां जो गैप बना है, बीच बीच में जो स्पेस है, उनसे हवा अंदर चली जाएगी और अंदर की सेल को भी हवा मिल जाएगी। थोड़ा थोड़ा अंदर भी सेल है, काफी गहराई तक है, तो वहां तक बिटवीन द सेल वो एयर जाएगी और सेल को हवा से खुद अपनी ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। अब इधर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर क्या है, इधर तो स्टोमेटा बने हैं और जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो खुद ही ऑक्सीजन बना रहा है। लीफ के अंदर तो फोटोसिंथेसिस चल रहा है, दिन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अंदर ही अंदर ऑक्सीजन बन रही है, उसी को इस्तेमाल कर लेगा। दिक्कत तो रात को आएगी, तो स्टोमेटा तो उसके पास है, स्टोमेटा रात में खोलने में कोई दिक्कत भी नहीं है, तो स्टोमेटा वो जब चाहे तब उनको ओपन कर लेते हैं और अपनी ऑक्सीजन ले लेते हैं। ये जो पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, इससे एक चीज समझ में आई कि प्लांट में ज्यादातर सेल तो डेड होती हैं, उनको कभी भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो तो मरी सेल है, मरी सेल थोड़ी रेस्पिरेशन करती है। रूट के अंदर अगर रूट भी बड़ी बड़ी हैं तो ये अंदर तो डेड सेल हैं, और प्लांट को तो ज्यादा दौड़ना भागना भी नहीं है, इसकी एनर्जी क्या काम आएगी, ये तो खड़ा रहता है बस। इसको ज्यादा ना भागना है, ना दौड़ना है, ना ओलंपिक में मेडल लेना है, ये तो बेचारा खड़ा रहता है, तो वैसे भी इसको तो कम एनर्जी चाहिए, कोई मूवमेंट खास नहीं करता है। मूवमेंट तो करता है प्लांट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कोई खास ऐसा मूवमेंट नहीं है कि चल के दौड़ के ये पहुंचेगा अभी कहीं। तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो प्लांट को कम एनर्जी की जरूरत है अगर कंपेयर करें एनिमल के साथ। एनिमल को तो बहुत कुछ करना है, दौड़ना है, भागना है, खाने की तलाश में इधर उधर घूमना है, शरारत करना है, हाँ, खेलने जाना है, पढ़ाई करना है, बहुत सारे काम करने हैं एनिमल को। तो एनिमल को तो बहुत एनर्जी की जरूरत है, लेकिन प्लांट को कंपैरेटिवली लो एनर्जी की जरूरत है। और दूसरी बात, प्लांट की ज्यादातर सेल तो डेड हैं, केवल जो सरफेस पे सेल हैं, जो पेरिफेरल साइड में सेल हैं, केवल उनको ही एनर्जी चाहिए, मतलब बहुत कम एनर्जी की जरूरत है। और हर सेल अपनी इतनी एनर्जी तो बाहर से जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करके बना लेगी। भाई उनकी जो लिविंग सेल की पोजीशन है वो सरफेस पे है, अंदर की तो डेड सेल है। तो यही कारण है कि प्लांट ज्यादा परेशान नहीं होता ऑक्सीजन के लिए। हाँ, रूट के लिए परेशान हो सकता है। आपने देखा होगा कुछ प्लांट के अंदर वो जो दलदल में उगते हैं ना, दलदल के पौधों में ये रूट भी ऐसे बाहर निकल जाती हैं, जिनको न्यू मेटाफोर बोलते हैं, और यहां से उनको एयर मिल जाती है, वो जमीन से बाहर निकाल लेते हैं अपनी रूट को ऐसे, क्योंकि नीचे तो कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है, दलदल हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, वो तो पूरा एकदम पैक हो रहा है। तो ऐसे प्लांट अपनी रूट को बाहर निकाल लेते हैं और इनको हम न्यू मेटाफोर बोलते हैं। ऐसे आपने जूनियर क्लास में कहीं पढ़ा होगा।
हाँ, जो मैंग्रोव ट्री होते हैं जो दलदल में उगते हैं, वो इस तरह की रूट को एयर में ले आते हैं बाहर निकाल के, ताकि रूट को भी हवा लग जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। तो ये कहानी हुई हमारी प्लांट की, कि प्लांट की लिविंग सेल को ऑक्सीजन कैसे मिलती है। कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है, कोई इसके पास लंग्स नहीं है, कोई गिल्स नहीं है, कुछ भी तो नहीं है इसके पास। और जाइलम और फ्लोएम केवल फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन को तो करते ही नहीं है, और उससे सप्लाई हो भी नहीं सकता, ऐसा कुछ होता ही नहीं है जाइलम फ्लोएम में कि वो ऑक्सीजन भी डिलीवर करें। तो ये कंसेप्ट आपको समझना होगा कि प्लांट की हर लिविंग सेल को सीधा सीधा एटमॉस्फेयर से अपनी ऑक्सीजन लेना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं छोटे छोटे लिविंग्स की, जैसे मान लीजिए अमीबा। अमीबा की बात करते हैं, अमीबा तो यूनिसेलुलर है, ये लो ये अमीबा हो गया, ये इसके पास न्यूक्लियस हो गया, पानी में पड़ा हुआ है। तो पानी में जो पानी के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में क्या एयर होती है? हाँ सर, पानी के मॉलिक्यूल में भी हवा रहती है। पानी के मॉलिक्यूल के बीच में भी डिजॉल्व्ड, घुली हुई एयर पाई जाती है, और उस एयर में ऑक्सीजन भी होती है। उसमें बाकी की गैस भी होंगी, लेकिन हमको तो ऑक्सीजन से मतलब है। तो पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन यहां है पानी में और इसको जरूरत है, तो यहां लो कंसंट्रेशन है, इधर हाई कंसंट्रेशन है, क्या होगा? सीधा सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होके ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, और जैसे ही अंदर आएगी अब फूड को तोड़ेगा, रेस्पिरेशन करेगा तो CO2 बनाएगा, और ये CO2 अंदर हाई हो गई तो ये बाहर चली जाएगी। क्या हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाती है जब हम थोड़ा सा बड़ा एनिमल लेते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, केंचुआ, अभी बरसात में बहुत निकल रहे इस तरह के, ये अर्थवॉर्म। हाँ, मैं ऐसे ही सिंपल बना दिया। और हमने क्लास 9th में जो क्लासिफिकेशन चैप्टर था उसमें ये पढ़ा था कि अर्थवॉर्म में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब इसके अंदर ब्लड के पाइप होते हैं। ये ब्लड के पाइप हैं, इसके अंदर ब्लड पाया जाता है, पाइप के अंदर फ्लो होता है, जैसे हमारे अंदर भी पाइप होते हैं ना ब्लड के। अभी अगले टॉपिक में आएगा ट्रांसपोर्टेशन में, ये ब्लड के पाइप हैं, ठीक है। और ये ब्लड के पाइप जो हैं उसकी स्किन से बिल्कुल चिपके रहते हैं, स्किन से। अब देखिए, ब्लड को ऑक्सीजन की जरूरत है, जो ब्लड इस पूरी ऑक्सीजन को हर एक लिविंग सेल तक पहुंचा देगा। बस ब्लड में एक बार आ जाए, बाकी तो ब्लड पहुंचा देगा हर एक लिविंग सेल को। लिविंग सेल यहां है, मान लीजिए इन सबको पास ब्लड आ रहा है, वो ब्लड इनको दे देगा, लेकिन एक बार ब्लड में तो आए, तो इनकी स्किन से ही डिफ्यूज होके ब्लड में ऑक्सीजन आती है। मतलब स्किन जो होती है ये भी डिफ्यूजन में मदद करती है, और सीधा एटमॉस्फेयर से स्किन से होते हुए एयर ब्लड में आती है, और ब्लड उस अर्थवॉर्म की हर सेल को ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है। ऐसे ही जब ब्लड में CO2 ज्यादा आ जाएगी तो फिर वो बाहर निकाल देता है CO2 को। तो कुल मिला के जो सरफेस होता है, बॉडी सरफेस होता है, ये सरफेस भी कहीं ना कहीं गैस एक्सचेंज करने में मदद करता है। अर्थवॉर्म में ऐसा हम देखते हैं, ठीक है। तो ये एक बात तो क्लियर होती जा रही है कि जब कभी भी ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होंगी तो कहीं ना कहीं कोई एक सरफेस के थ्रू उनको अंदर आना और बाहर जाना, ये सरफेस चाहिए हमको। और ये सरफेस जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन आने के चांस होंगे। अगर ये छोटी सी सरफेस है किसी के पास तो कम आएगी, ज्यादा लंबी सरफेस है तो ज्यादा ऑक्सीजन आ जाएगी।
और ये सरफेस एरिया जितना पतला होगा, जितना थिन होगा, उतना ही आसानी से एयर आएगी। अगर ये सरफेस ज्यादा थिक हो गई, मोटी हो गई, तो एयर को आने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एक ऐसा सरफेस चाहिए जो बहुत पतला हो, बहुत पतला हो ताकि वहां से सीधा ऑक्सीजन आए और ब्लड में चली जाए। तो ऐसी मेम्ब्रेन आप बॉडी के बाहर तो नहीं लगा सकते। बॉडी के बाहर लगाएंगे तो फट जाएगी, फट जाएगी तो आपकी सांस बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। जो बड़े बड़े एनिमल हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ऐसी सरफेस बना लेते हैं, ऐसी पतली सी सरफेस बना लेते हैं और बाहर से एयर को उसमें भेजते हैं, एयर को बाहर से भेजते हैं। और यहां पर होता है ब्लड, और ब्लड उस सरफेस से डिफ्यूज होकर ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी और ब्लड उसे आपकी बॉडी को दे देगा भाई। और ये एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ऑक्सीजन आने की ज्यादा संभावना रहेगी। तो जो बड़े बड़े एनिमल हैं, खास तौर पे हम लोग जो हैं ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, तो हमारी बॉडी में तो लगभग हर सेल लिविंग है, लगभग हर सेल लिविंग है और हर सेल को एनर्जी चाहिए। और हमको तो लगातार मूवमेंट करना है, दौड़ना है, भागना है, खेलना है, कूदना है, चिल्लाना है। लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हमारी बॉडी का वजन भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा सेल भी हैं, तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और ज्यादा ऑक्सीजन के लिए हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी सरफेस बॉडी के अंदर पाई जाती हैं और उस पूरे सिस्टम को हम बोल देते हैं कि लंग्स पाए जाते हैं। हमारे अंदर क्या होते हैं, लंग्स। लंग्स तक हवा भेजना है बस केवल, बाकी तो लंग्स की ऑक्सीजन अपने आप ब्लड में आ जाएगी और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड इन लंग्स में आ जाएगी। बस लंग्स तक हवा बाहर अंदर होती रहे, ये भी सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो एक सरफेस तो चाहिए, सरफेस हमको लंग्स ने दे दिया, ठीक है, सरफेस तो लंग्स ने दे दिया, लंग्स तक तो हवा पहुंचाओ। लेकिन अब लंग्स तक हवा पहुंचाने का काम कौन करेगा, हमारी मसल्स करेंगी। मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, पिचकती हैं फूलती हैं, पिचकती हैं फूलती हैं, तो हवा अंदर बाहर होती रहेगी और हमारे ब्लड को ऑक्सीजन मिलता रहेगा। अगर ये लंग्स हम बॉडी के बाहर लटका देते तो ये मेम्ब्रेन इतनी पतली है कि ये फूट जाती और इनमें गंदगी भर जाती, मिट्टी जमा हो जाती। वो तो बढ़िया है कि भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर लगाए। तो देखते हैं क्या सिस्टम है ह्यूमन बींग्स के अंदर। उससे पहले थोड़ा फिश की कहानी समझ लो। फिश भैया देखो, फिश जो है वो नंबर 1 पानी के अंदर मिलेगी। फिश कहाँ मिलेगी, पानी के अंदर। चलो हमने फिश बना दी। अब पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हवा में जो ऑक्सीजन है उसके बजाय ज्यादा है कि कम है, बताओ। यहां हवा में ऑक्सीजन ज्यादा है और पानी में ऑक्सीजन कंपैरेटिवली तो कम है। तो यहां कम है और कम में से ही पूरा काम चलाना है, तो इसको बहुत बार बार लगातार ब्रीदिंग करना पड़ता है। इसको बार बार बहुत हाई स्पीड से ब्रीदिंग करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा भी ऑक्सीजन आएगा, तब जाके काम चलेगा। मतलब इसकी सांस लेने की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। जबकि जो यहां पे कोई व्यक्ति है ह्यूमन बींग से जो हवा में है, एयर में डायरेक्ट है, जंगल में खड़ा हुआ है, उसके चारों तरफ तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, वो तो थोड़ा भी सांस लेगा तो भी ऑक्सीजन मिल जाएगी। हाँ, हम लगभग 1 मिनट में मान लीजिए 12 से 16 बार सांस लेते हैं और फिश को कम से कम 30-40 बार सांस लेना पड़ेगा 1 मिनट में, तब जाके काम चलेगा। ये एक छोटा सा मैंने बात बताया। अब सवाल ये आता है, सर पानी के अंदर फिश को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? बस सिंपल, देखो ये फिश बनाओ पहले तो। चलो ये फिश हो गई। हाँ, आप बोलेंगे सर ये तो अजूबा हो गया, बन गई जो भी है। अब इसमें एक माउथ तो बनाओ, माउथ। अब माउथ में ये इसके गाल बनाओ। हाँ, मैंने इसके ये गाल बनाए और ये इसका फूड पाइप है।
ये फूड पाइप जो भी है जहां भी जा रहा है जाओ, हमको कोई मतलब नहीं। हमको तो यहां से इसको बंद करना है और खोलना है। यहां से पाइप को पिचका देंगे तो बंद हो जाएगा, और पाइप को खोल दिया तो ये चला जाएगा। ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये कुछ छोटे 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 कट होते हैं इसके अंदर। छोटे छोटे क्या होते, रास्ते हैं। फिश क्या करती है, फिश इस माउथ से पानी को भर लेती है इसके अंदर, पूरा पानी भर लिया इसके अंदर, और इस मुंह को बंद करके, इसको बंद करके इसको एकदम पिचकाती है तो पानी इन छेदों से बाहर निकलता है। इन छेदों से पानी बाहर निकलता है ऐसे, और इन छोटे छोटे छेदों को ही हम बोलते हैं गिल्स। इनको क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। ठीक है। कई बार इन गिल्स के ऊपर छोटा सा ऐसे ढक्कन भी लगा रहता है, कोई बात नहीं, लगा रहने दो। हाँ। अब देखिए होता क्या है कि यहां पर इसका ब्लड के पाइप आ रहे, यहां पे ब्लड के पाइप आ रहे और फिर यहां से जाते हैं, आ रहे और जा रहे। ऐसे ही इधर से भी ब्लड आ रहा है और जा रहा है। ठीक है। अब देखिए ये जो ब्लड का पाइप आया, मान लीजिए ये पाइप आ रहा है और यहां इसके ऊपर से ये पानी जा रहा है छेद में होके। अब इस पानी में क्या है, ऑक्सीजन है, और जैसे ही उसके पास में से ब्लड निकला तो ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन चली जाएगी और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड पानी में आ जाएगी। पानी बाहर, ऑक्सीजन अंदर। तो ऑक्सीजन यहां इन गिल्स ऐसी वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे पतली पतली मेम्ब्रेन ही वो प्रोवाइड करती हैं कि वहां से जैसे ही पानी निकलेगा, पानी की ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ जाएगी और ब्लड उसको लेके पूरी बॉडी को दे देगा। तो ये वो पार्ट है जिनको हम गिल्स बोलते हैं। भाई यहां ये वो रास्ता है जहां से पानी जा रहा है। अब इसी रास्ते के पास में आपने ब्लड की पाइप लगा दिया, अब क्या होगा, ये डिफ्यूज होके ब्लड में आ जाएगी ऑक्सीजन। हमको तो सरफेस चाहिए ना, तो सरफेस किसने दिया, गिल्स ने दिया। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होगा, इंटरनल होगा।